नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने मनरेगा को लेकर मोदी सरकार पर कसा तंज, ट्रैक्टर रैली में लेंगे हिस्सा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले राहुल गांधी, जनता की जेब खाली कर मित्रों को देने का महान काम मुफ्त में कर रही है मोदी सरकार। और इसी के साथ एक बार फिर कहा, हम दो हमारे दो की सरकार। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सीएम थे तो मनमोहन सिंह को देते थे सलाह, अब अपनी ही बात क्यों नहीं मानते पीएम मोदी। राकेश टिकैत ने पीएम मोदी पर यूं कसा तंज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राहुल गांधी ने मनरेगा को लेकर मोदी सरकार पर कसा तंज, ट्रैक्टर रैली में लेंगे हिस्सा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2 दिवसीय दौरे पर केरल पहुंचे हैं। उन्होंने आज अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी और उनकी सरकार ने मनरेगा योजना का हमेशा से मजाक उड़ाया और कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से भारतीयों को अपमान होता है। लेकिन वही पीएम मोदी ने कोरोना काल में मनरेगा योजना की तारीफ करते हुए उसकी राशि को बढ़ाया। इससे उनकी दोहरी मानसिकता का अच्छी तरह से पता चलता है। वो ये भूल गए हैं कि जनता सब समझ रही है। मालूम हो कि राहुल गांधी आज यहां ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेंगे। बता दें कि रविवार को राहुल गांधी कालीकट एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मालूम हो कि राहुल गांधी इससे पहले जनवरी में भी 2 दिवसीय दौरे पर केरल गए थे। राहुल गांधी का ये दौरा आगामी विधानसभा चुनावों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। 140 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए अभी से ही कांग्रेस जुट गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता एड़ी चोट का दम लगाए हुए हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे के बीच किसानों की ट्रैक्टर रैली की पिट्टा से मुत्तिल बस स्टॉप तक निकाली जाएगी और उसके बाद राहुल गांधी वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी मंगलवार को भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी और उनकी सरकार पर ट्विटर के जरिए धावा बोलते आ रहे हैं। किसान आंदोलन हो या बजट, महंगाई हो या फिर लद्दाख की समस्या, राहुल लगातार मोदी सरकार को सवाल दाग रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ट्वीट पर एक जानकारी का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा था कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, सरकार घोर लापरवाही और अति आत्मविश्वास की शिकार है। दरअसल राहुल ने ये तंज देश में 4 लोगों में दक्षिण अफ्रीकी कोरोना स्ट्रेन पाए जाने के बाद कसा था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले राहुल गांधी, जनता की जेब खाली कर मित्रों को देने का महान काम मुफ्त में कर रही मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, देश में लगातार ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार जनता की जेब खाली करने और उसे दोस्तों को मुफ्त में देने का बड़ा काम कर रही है। पेट्रोल पंप पर कार में तेल भरते समय जब आप तेजी से बढ़ते मीटर को देखते हैं तो याद रखना चाहिए कि कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन इसमें कमी आई है। पेट्रोल 100 रुपए लीटर है। कांग्रेस नेता ने यह बातें ट्वीट के जरिए कही है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। इससे पहले रविवार को कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था कि वे हर नागरिक की पीड़ा को समझे और उन्हें बढ़ने ईंधन संकट और गैस की कीमतों के बारे में बताएं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को बताया कि ईंधन की कीमत बढ़ने के पीछे 2 कारण बताए हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय बाजार ने ईंधन का उत्पादन कम किया और दूसरा, और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए विनिर्माण देश कम ईंधन का उत्पादन कर रहे हैं। इससे परेशानियां बढ़ गई हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम थे तो मनमोहन सिंह को देते थे सलाह, अब अपनी ही बात क्यों नहीं मानते। राकेश टिकैत ने पीएम मोदी पर यूं कसा तंज। जी हां दोस्तों, राकेश टिकैत किसान आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते और एमएसपी पर कानून नहीं बनता, वो घर नहीं लौटेंगे। आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में रेल रोको आंदोलन भी किया गया। राकेश टिकैत मीडिया का महत्व भी बखूबी समझते हैं और वो अक्सर टीवी चैनलों पर दिखते हैं। हाल ही में वो एनडीटीवी के कार्यक्रम मुकाबला में शामिल हुए। राकेश टिकैत ने इस दौरान केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो किसानों की हकीकत बिल्कुल नहीं जानती। नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि वो केवल अपने उद्योगपति मित्रों की मदद करना चाहते हैं। राकेश टिकैत ने उस वक्त की याद दिलाई जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और एमएसपी पर केंद्र को सलाह देते थे। वो बोले, जब नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे उस दौरान 2011 में उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। अगर ये वहां से सुझाव दे सकते हैं, मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उन्हें वो सुझाव दे सकते हैं।
आज इनके हाथ में पावर है, अपने सुझाव को ही आज मान क्यों नहीं लेते। जब राकेश टिकैत से ये सवाल पूछा गया कि देश का विपक्ष मजबूत है तो उनका जवाब था नहीं। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष मजबूत होता तो हम सड़कों पर नहीं होते। वो बोले ये काम तो विपक्ष के होते हैं, बीजेपी वाले विपक्ष में थे तो हमारे साथ थे, इन सभी मुद्दों पर हमने साथ ही लड़ाई लड़ी, कांग्रेस हटवा दी और ये सत्ता में आ गए, हम किसानों का काम लड़ना ही रह गया। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को संगठित तरीके से चलाने वाले संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस मनाने का ऐलान किया गया है। इस दिन को अजीत सिंह और स्वामी सहजानंद सरस्वती की याद में मनाने का फैसला किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस दिन किसान अपने आत्मसम्मान का इजहार करते हुए अपनी क्षेत्रीय पगड़ी पहनेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा लद्दाख में जारी डिसएंगेजमेंट के बीच चीन की एफडीआई को दी जा रही मंजूरी। जी हां दोस्तों, केंद्र पर हमला करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने सोमवार को दावा किया कि केंद्र सरकार ने पूर्वी लद्दाख में चल रही विघटन प्रक्रिया के बावजूद चीन की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजनाओं को मंजूरी देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अभी भी विघटन खत्म नहीं हुआ है और चीनियों के लिए रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं। मनीष तिवारी ने ट्वीट कर कहा, चीनी पैसों के सहारे आत्मनिर्भर भारत डिसएंगेजमेंट अभी भी खत्म नहीं हुआ है और चीन के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। लगता है सौदा कहीं और हुआ है। टिमोथी, 9 महीने के बाद केंद्र ने चीन की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजनाओं को मंजूरी देना शुरू कर दिया है। मनीष तिवारी ने इसके लिए एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट साझा की है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि भारत और चीन के बीच 9 दौर की राजनयिक एवं सैन्य स्तर की वार्ता के बाद पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों द्वारा सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। उन्होंने भारतीय सैनिकों की बहादुरी पर संदेह जताने को लेकर कांग्रेस पर भी प्रहार किया। रक्षा मंत्री ने भारत फ्रांस राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर विवाद पैदा करने को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल द्रमुक की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और अन्य ने इस सौदे का क्लीन चिट दी थी। उन्होंने कहा कि इसने विपक्ष के आरोप चौकीदार चोर है को झूठा साबित कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फार्मर प्रोटेस्ट, कल पगड़ी संभाल जट्टा दिवस मनाएंगे किसान, 24 को दमन विरोधी दिवस। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपना आंदोलन तेज करने के लिए 23 से 27 फरवरी के बीच कई कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। किसानों ने कहा कि वे प्रदर्शन को लंबे समय तक चलाने के लिए जल्द ही नई रणनीति तैयार करेंगे। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि उनके प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस और 24 फरवरी को दमन विरोधी दिवस मनाया जाएगा और इस दौरान इस बात पर जोर दिया जाएगा कि किसानों का सम्मान किया जाए और उनके खिलाफ कोई दमनकारी कार्रवाई नहीं की जाए। मोर्चा ने कहा कि 26 फरवरी को युवा किसान दिवस और 27 फरवरी को मजदूर किसान एकता दिवस मनाया जाएगा। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस मनाया जाएगा, जो चाचा अजीत सिंह और सहजानंद सरस्वती की याद में मनाया जाएगा। इस दिन किसान अपने क्षेत्र की पगड़ी पहनेंगे। उन्होंने कहा कि 24 फरवरी को दमन विरोधी दिवस मनाया जाएगा, जिसमें किसान और नागरिक किसान आंदोलन को दबाने के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इस दिन तहसील और जिला मुख्यालयों के जरिए भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा। पाल ने कहा कि 26 फरवरी को इस आंदोलन में युवाओं के योगदान का सम्मान करते हुए युवा किसान दिवस आयोजित किया जाएगा। इस दिन एसकेएम के सभी मंचों का संचालन युवा करेंगे। उन्होंने कहा कि 27 फरवरी को गुरु रविदास जयंती और शहीद चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस के मौके पर किसान मजदूर एकता दिवस मनाया जाएगा। स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी, उन्हें हिरासत में लेने और उनके खिलाफ मामले दर्ज कर हर दमनकारी उपाय अपना रही है। सिंघू बॉर्डर पर किलेबंदी कर दी गई है और वह एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरह प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि संसद के 8 मार्च से शुरू हो रहे सत्र के मद्देनजर आंदोलन के लिए दीर्घकालिक योजना पर चर्चा की जाएगी और एसकेएम की अगली बैठक में रणनीति साझा की जाएगी। पाल ने भी सरकार पर दमन का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 122 लोगों में से 32 को जमानत मिल चुकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, यूपी के शामली में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का विरोध, बीजेपी नेताओं को गांव में घुसने से रोका। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी के मेगा प्लान पर किसानों का गुस्सा भारी पड़ रहा है। नए कृषि कानूनों के फायदे बताने पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को रविवार को शामली में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। शामली के भैंसवाल में संजीव बालियान और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ग्रामीणों ने मंत्री के काफिले के आगे ट्रैक्टर सटाकर उनको गाँव में घुसने से रोक दिया। इस विरोध पर संजीव बालियान ने कहा है
कि 10 लोगों के विरोध करने से और मुर्दाबाद बोलने से मैं मुर्दाबाद नहीं हो जाऊंगा। विरोध के कारण मंत्री का काफिला गांव से लौट गया। शामली में रविवार को केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, विधायक उमेश मलिक, राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह समेत कई बीजेपी नेता अपने काफिले के साथ खाप चौधरियों से मिलने के लिए पहुंचे। वह सबसे पहले गांव लिसाड़ में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मलिक गटवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान भी बीजेपी के इन नेताओं को किसानों की खरी खोटी सुननी पड़ी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की अगुवाई में बीजेपी नेताओं का काफिला भैंसवाल गांव पहुंचा, जहां काफिले के आगे ट्रैक्टर सटाकर गांव में घुसने का विरोध किया। इतना ही नहीं, जब गांव में मंत्री का काफिला जा रहा था तो ग्रामीणों ने जयंत चौधरी जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए और संजीव बालियान का विरोध किया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की अगुवाई में बीजेपी नेताओं को खाप चौधरी बाबा संजय कालखड़े, गटवाला खाप के बाबा हरिकिशन बुडीना, खाप चौधरी बाबा सचिन व निर्वाल खाप के चौधरी बाबा धर्मवीर सिंह निर्वाल से मुलाकात करनी थी। खाप चौधरियों ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और वो गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेपर लीक, बिहार बोर्ड ने दर्ज कराई एफआईआर तो तेजस्वी बोले पत्रकारों को जेल भेजेंगे नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, बिहार बोर्ड ने मैट्रिक की अंग्रेजी विषय की परीक्षा का पेपर लीक होने की गलत सूचना सोशल मीडिया पर फैलाने के आरोप में 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। बोर्ड ने बताया कि उत्कर्ष सिंह और राहुल यादव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले को लेकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि अब सीएम पत्रकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल भेजेंगे। शनिवार को 2 पालियों में मैट्रिक की अंग्रेजी विषय की परीक्षा थी। पहली पाली की परीक्षा सही ढंग से निपट गई, लेकिन दूसरी पाली की परीक्षा शुरू होने से पहले ही उस विषय का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दावा किया गया कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। हालांकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस दावे को खारिज कर दिया। बोर्ड ने कहा कि पेपर लीक होने की बात पूर्णतः गलत और भ्रामक है। बोर्ड ने रविवार को बताया कि अंग्रेजी विषय का पेपर लीक होने की बात सोशल मीडिया पर फैलाने वाले उत्कर्ष सिंह और राहुल यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से 2020 का प्रश्न पत्र वायरल कर यह अफवाह फैलाया कि इस साल की परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। बोर्ड की इसी कार्रवाई को लेकर अब पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और कहा है कि हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से 1 घंटे पहले ही लोग प्रश्न पत्र भेज देते हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर ये किसकी गलती है। तेजस्वी ने रविवार को ट्वीट कर लिखा, नीतीश जी को उनके दुलारे अधिकारी इतना भ्रमित करते हैं कि वो विमूढ़ और भ्रांत हैं। अधिकारी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब पेपर लीक की खबर देने वाले पत्रकारों पर एफआईआर कर रहे हैं। हमें ही लोग प्रतिदिन व्हाट्सएप पर परीक्षा से 1 घंटे पहले प्रश्न पत्र भेज देते हैं। किसकी गलती है? करो एफआईआर। अपने एक अन्य ट्वीट में उन्होंने प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। राजद नेता ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि पेपर लीक करने वाले उच्च अधिकारियों को वे पदोन्नति और इनाम देंगे, लेकिन इस बात की खबर देने वालों को जेल भेजेंगे। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, पेपर लीक की खबरें देने वाले पत्रकारों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई। टॉपर घोटाले के संरक्षक मुख्यमंत्री हर वर्ष हर परीक्षा का हर पेपर लीक कराने वाले उच्च अधिकारियों को पदोन्नति और इनाम देंगे, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को जेल भेजेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में सड़कों पर उतरी कांग्रेस, साइकिल से ऑफिस पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा। जी हां दोस्तों, तेल की कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में साइकिल पर सवारी करते नजर आए। रॉबर्ट वाड्रा खान मार्केट से अपने कार्यालय तक साइकिल चलाकर गए और तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ विरोध जताया। रॉबर्ट वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि आपको अपनी ऐसी कार से बाहर आना चाहिए और देखना चाहिए कि आम जनता कैसे परेशान हो रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि शायद ये देखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी तेल की कीमतों को कम करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पिछली सरकारों को दोषी ठहराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यही नहीं, मध्य प्रदेश में भी कई कांग्रेसी नेताओं ने विधानसभा तक साइकिल से सवारी की और बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता पीसी शर्मा, जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी ने साइकिल की सवारी की और विधानसभा तक साइकिल पर सवार होकर गए। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर कांग्रेस नेताओं ने साइकिल पर सवारी करने का फैसला किया और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि पिछले 2 दिनों से तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन इसके बाद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम जनता को परेशान कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव से पहले बंगाल सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दी इतनी राहत, केंद्र के खिलाफ टीएमसी ने किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, चुनाव से पहले ममता बनर्जी की सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करके जनता को थोड़ी राहत दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने रविवार को पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपया प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की, जो कि आज मध्य रात्रि से प्रभावी होगी। राज्य के वित्त मंत्री अमित मिश्रा ने कहा कि इस कदम से लोगों को ईंधन की कीमतों में वृद्धि से कुछ राहत मिलेगी। मिश्रा ने कहा, केंद्र पेट्रोल से कर के तौर पर 32.90 रुपए
प्रति लीटर कमाता है, जबकि राज्य को केवल 18.46 रुपए मिलते हैं। डीजल के मामलों में केंद्र सरकार की कमाई 31.80 रुपए प्रति लीटर है, जबकि राज्य के लिए 12.77 रुपए है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र ने उपकर लगाया है ताकि राज्यों को उनका हिस्सा नहीं देना पड़े। यह संघवाद की विशेषताओं के खिलाफ है। श्री मिश्रा ने एक सवाल पर कहा कि केंद्र सरकार को योजना आयोग को फिर से लाना चाहिए। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में पदयात्रा की व रैलियां निकाली। बेहाला में 3A बस स्टैंड से लेकर 14 नंबर बस स्टैंड तक राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के नेतृत्व में रैली निकाली गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेल की बढ़ती कीमतों पर सोनिया गांधी का पीएम मोदी को लेटर, लोगों की तकलीफ बढ़ा मुनाफाखोरी कर रही सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईंधन के बढ़ते दामों को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि कीमतें ऐतिहासिक एवं अव्यवहारिक है। ईंधन के बढ़ते दाम वापस लिए जाएं और इसका लाभ हमारे मध्यम एवं वेतनभोगी वर्ग, किसानों, गरीबों तक पहुंचाया जाए। सोनिया गांधी ने कहा कि जिस तरह जीडीपी गोता खा रही है और ईंधन के दाम बेतरतीब बढ़ रहे हैं, सरकार अपने आर्थिक कुप्रबंधन का ठीकरा पिछली सरकारों पर फोड़ने में लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार लोगों की तकलीफों का बढ़ाकर मुनाफाखोरी कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पत्र की शुरुआत में लिखा, मैं यह पत्र आपको आसमान छूती तेल व रसोई गैस की कीमतों से हर नागरिक के लिए उत्पन्न गहन पीड़ा एवं संकट से अवगत कराने के लिए लिख रही हूं। एक और, भारत में रोजगार खत्म हो रहा है, कर्मचारियों का वेतन घटाया जा रहा है और घरेलू आय निरंतर कम हो रही है। तेजी से बढ़ते महंगाई और घरेलू सामान एवं हर आवश्यक वस्तु की कीमत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी ने इन चुनौतियों को और अधिक गंभीर बना दिया है। खेद इस बात का है कि संकट के इस समय में भी भारत सरकार लोगों की कष्ट व पीड़ा दूर करने की बजाय उनकी तकलीफ बढ़ाकर मुनाफाखोरी कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि ईंधन के दाम इस समय ऐतिहासिक रूप से अधिकतम ऊंचाई पर है, जो पूरी तरह अव्यवहारिक है। यह तथ्य है कि देश के कई हिस्सों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर को भी पार कर गए हैं। डीजल के निरंतर बढ़ते दामों ने करोड़ों किसानों की परेशानियों को और अधिक बढ़ा दिया है। देश के तमाम नागरिक इस बात से परेशान हैं कि यह बढ़ोतरी ऐसे समय पर की जा रही है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें मध्य स्तर पर ही है। सही बात तो यह है कि कच्चे तेल की ये कीमतें यूपीए सरकार के कार्यकाल से लगभग आधी है। सोनिया गांधी ने सवाल उठाते हुए पूछा कि मैं यह नहीं समझ पा रही कि कोई सरकार लोगों की कीमत पर उठाए गए ऐसे बेपरवाह और असंवेदनशील उपायों को कैसे सही ठहरा सकती है। आपकी सरकार ने डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को 820% और पेट्रोल को 258% बढ़ाकर पिछले 6.5 साल में 21 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कर वसूली की है। ईंधन के दामों पर करों के रूप में की गई मुनाफाखोरी का देश के लोगों को कोई लाभ नहीं मिला। बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज 13वें दिन राहत मिली है। आज कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। कल शनिवार को दिल्ली में पेट्रोल 39 पैसे प्रति लीटर चढ़कर 90.58 रुपए पर चला गया था। डीजल भी 37 पैसे का छलांग लगाकर 80.97 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। आज दिल्ली में पेट्रोल का रेट 90.58 रुपए और डीजल का भाव 80.97 रुपए है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिमी यूपी के किसान नेताओं से मिले सीएम केजरीवाल, बोले किसानों के डेथ वारंट को वापस ले केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई किसान नेताओं से केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर मुलाकात की। इसको लेकर केजरीवाल ने कहा कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कई किसान नेता कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली विधानसभा के प्रांगण में चर्चा करने आए थे। केंद्र सरकार कहती आई है कि इन कानूनों से किसानों को फायदा होगा, लेकिन अब तक वह जनता को एक भी फायदा बताने में नाकाम रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह 3 कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। इन कानूनों से किसानों की किसानी कुछ पूंजीपतियों के हाथों में चली जाएगी और हमारा किसान अपने खेत में मजदूर बनने के लिए बेबस हो जाएगा। आज सब लोगों ने फिर से केंद्र सरकार से मांग की है कि इन काले कानूनों को वापस लिया जाए। इसके साथ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 28 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसान महापंचायत होने जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में वर्दी और भर्ती घोटाले के बाद बॉडीगार्ड घोटाला, सीएजी रिपोर्ट ने खोली पोल। जी हां दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट आते ही बिहार में एक बार फिर घोटाले की धमक सुनाई दी है। इस बार वर्दी या भर्ती घोटाला नहीं, बल्कि सूचना के अधिकार कानून के तहत प्राप्त जानकारी से पता चला है कि प्रदेश में बॉडीगार्ड घोटाला हुआ है। आरटीआई के जरिए कैग की रिपोर्ट से जो बात पता चली है वह कहती है कि सिस्टम की मिलीभगत से बॉडीगार्ड घोटाला कर राज्य सरकार को 100 करोड़ से ज्यादा के राजस्व का चूना लगाया गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट शिव प्रकाश राय ने बड़ी संख्या में लोगों को बॉडीगार्ड मुहैया कराने के मामले में सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगी थी। सीएजी से मांगी गई इस जानकारी में प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई है। कैग ने खुलासा किया है कि सरकार ने अरवल जिले में सबसे ज्यादा 1.24 करोड़ रुपए बॉडीगार्ड पर खर्च किए। वहीं अररिया में भी 1 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी की गई। इसके अलावा समस्तीपुर में 1 करोड़, पटना में 87 लाख, गया में 73 लाख और बक्सर में 44 लाख रुपए के साथ ही कई अन्य जिलों में भी निजी लोगों के बॉडीगार्ड पर पैसे खर्च हुए। इससे सरकार को अरबों रुपए का नुकसान हुआ।
आरटीआई एक्टिविस्ट ने नियमों का हवाला देते हुए बताया कि हाईकोर्ट का साफ संदेश है कि वैसे लोगों पर ही बॉडीगार्ड के मद में सरकार पैसे खर्च कर सकती है जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हो या उनकी जान पर किसी प्रकार का खतरा हो। लेकिन रिपोर्ट में सामने आया है कि कई आपराधिक प्रवृत्ति और माफिया किस्म के लोगों को भी बॉडीगार्ड मुहैया कराए गए, इसके बदले में राशि नहीं वसूली गई। आरटीआई कार्यकर्ता ने कहा कि अगर पैसे की रिकवरी नहीं होती है तो वह सरकार के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। आपको बता दें कि 2017 से लेकर 2021 तक बॉडीगार्ड आवंटन में यह घोटाला किया गया है। कैग की रिपोर्ट से बिहार पुलिस मुख्यालय भी अवगत है और कई जिलों के डीएम एसपी पर भी जांच की आंच आ सकती है। इन अधिकारियों का आरोप है कि निजी स्वार्थ में इन्होंने सरकार को राजस्व का नुकसान कराया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का तंज, जिस दिन ना बढ़े तेल की कीमतें उसे अच्छा दिन घोषित कर दे मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, देश में लगातार तेल के दामों में हो रही वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि सप्ताह में सारे दिन महंगे दिन हैं। जिस दिन तेल की कीमतें ना बढ़े उसे बीजेपी को अच्छा दिन घोषित कर देना चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।